नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। मम्मी जी, नेहा दीदी का फोन है। सोरा के बाद पे नलिनी ने फोन हाथ में लिया। हेलो कहते ही नेहा की घबराई सी आवाज आई। मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है, माँ बाथरूम में गिर गई है, उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। अरे कैसे, कहाँ, कब, अभी कैसी है, कोई है उनके पास? नेहा की माँ यानी सास के गिरने की खबर सुनकर नलिनी के एक साथ कई सवाल पूछ डाले, तो प्रत्युत्तर में नेहा रोने की आवाज आई। वो इंदौर में है, आज रात उसे अहमदाबाद के लिए चलना था, उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, अब कैसे आएगी? मम्मी, अब मेरा क्या होगा? 2 हफ्ते बाद सलीम को कनाडा जाना है और अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है। मम्मी, आप आओगी क्या? नेहा के पूछते पर ने एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। 1 महीने पहले ही बेटे का विवाह किया है। नई नवेली बहू को देखते हुए ये प्रोग्राम तय किया था कि डिलीवरी के समय नेहा की सास अहमदाबाद आ जाएगी और 1 डेढ़ महीने रुककर वापसी आएगी, तब वह जाएगी। ऐसे में कम से कम 2.5-3 महीने नेहा उसके बच्चों की देखभाल करनी हो जाएगी। तू घबरा मत, देखते हैं क्या हो सकता है। नेहा को तसल्ली देकर ने फोन रख और प्रेग्नेंट बेटे की चिंता कुछ यूं बैठी रही। परिस्थिति वाकई निकट थी। समधन जी के हाथ में फ्रैक्चर होने से उसके साथ सबकी मुश्किल बढ़ गई। क्या, कैसे होगा? इस चिंता में उन्हें बहू स्वरा ने उबरते हुए कहा, मम्मी जी, आप दीदी के पास अहमदाबाद चली जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नलिनी ने के हिस्से से उसके ससुर जी बोले, इतना सोचने वाले क्या बात है? नील तो यहाँ है, अब तो स्वरा भी है, तुम और उपेंद्र तुरंत निकलो। पर पापा जी, आप कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल, पर जी खाना सब हो जाएगा। मेरे बहू बेटे नहीं होंगे तो क्या, तुम्हारे बेटे बहू है ना? अरे पापा जी, नील को तो ऑफिस से फुर्सत नहीं है और इसे आए भी महीना भर ही हुआ है, इसके भरोसे कैसे? नलिनी हिचकिचाई तो 80 बरस के बूढ़ी ससुर जी हंसते हुए बोले, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी देखभाल ना कर पाऊँ, और स्वरा बच्ची है जो घर संभाल पाए। तुम्हारी शादी हुई है तब तुमने 20 बरस की उम्र संभाल लिया था, और तुम्हारी सास तो 16 बरस की थी जब ये आकर आई थी। अरे स्वरा कैसे संभालेगी घर? क्यों, स्वरा संभालेगी ना? हाँ जी दादाजी, क्या कहती है स्वरा? और क्या कहती? नलिनी अपने ससुर तब और आज के जमाने में बहुत फर्क है। नलिनी का सिर पे अपने ससुर सामने वृद्ध हो चुका झुका विपरीत परिस्थिति के चलने में खुद संभाल लूंगा, यह कहकर उसे मनोबल बढ़ा रहे थे, जबकि वो जानते हैं कि पापा जी को बाथरूम तक जाना भारी पड़ता है। पापा जी और घर की जिम्मेदारी स्वरा को भरोसे छोड़ने से उन्हें डर लग रहा था। आजकल की लड़कियां क्या जाने घर की सार संभाल, पर पापा जी और परिस्थितियां आगे वो बस थी। यूँ तो स्वरा 1 महीने से घर में थे, पर अधिकतर समय तो मायके हनीमून और घूमने फिरने में निकल गया। वह स्वयं बेटे को शादी के बाद बड़े प्रयास से घर की व्यवस्था पुरानी पटरी लौट रही है। अब यूँ अचानक घर छोड़कर अहमदाबाद के लिए निकलने को मन मान नहीं रहा था, पर मौके की नजर समझते हुए घर की व्यवस्था, पापा जी के परहेजे और दवाइयों के बारे में नील स्वरा को समझाकर वो उपेंद्र को तुरंत हवाई जहाज से अहमदाबाद के लिए निकल गया। 9वें महीने के आखिरी हफ्ते कब डिलीवरी हो जाए कुछ पता नहीं। मम्मी पापा को देखकर नेहा का सारा तनाव छूमंतर हो गया। उसके पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसने पुत्री को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद दामाद सलीम कनाडा चले गए। नलिन घर की सारी व्यवस्था और उपेंद्र बाहर की। नेहा और नन्ही परी के बीच समय कैसे निकलता कुछ पता ही नहीं चलता। भोपाल फोन करके पापा जी, यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है, कहकर तसल्ली दे देते। 40 दिन बाद नेहा ने नलिनी से कहा, मम्मी अगले हफ्ते सलीम आ जाएंगे, मैं चलने फिरने लगूंगी, आप चाहे तो भोपाल चले जाओ। यह सुनकर नलिन राहत की सांस ली। मन तो घर में अटका था, सो नेहा के कहने पे 2-3 दिन बाद रुककर नलिनी वापस टिकट करवा लिया। साथ ही उपेंद्र और नेहा को कह दिया कि उनके भोपाल पहुंचने की खबर पापा जी नील स्वरा को कतई न दे, सरप्राइज का मजा रहेगा। सरप्राइज की बात सुनकर नेहा खुशी खुशी मान गई, पर उपेंद्र पहुंचने की सूचना न देने से कुछ असहज थे। रास्ते में ट्रेन में उन्होंने इस बाबत नन्ही से कहा तो वो बोली, पहली बार स्वरा के भरोसे से पापा जी और घर की जिम्मेदारी छोड़ी है। पापा जी नील तो सीधे साधे है, जब भी फोन किया सब ठीक है, चिंता मत करो कहते हैं। अचानक पहुंचने पर स्वरा की असली मूल्यांकन हो पाएगा और घर संभालने की कितनी संक्षेप और घर के प्रति कितनी संवेदनशील है, यह सुनकर उपेंद्र अवाक रह गया। नन्ही को फोन करने के पीछे छिपी मानसिकता उन्हें जरा भी भान नहीं था। वो समझे बैठे नन्ही अचानक पहुंचकर उन्हें सुखद असर में डुबोने का मंतव्य रखती है। बिना किसी को सूचित किए उपेंद्र और नलिनी का घर पहुंचे तो खुद सरप्राइज हो जाए जब घर में ताला लगा देखा। बाहर का गेट किराएदार ने खोला और बताया कि सब लोग सुबह से बाहर है। घर के बरामदे उन्हें बैठकर वो चाबी लेने गया। आसपास न दौड़ाते नलिनी उपेंद्र बेतक चौके पे उन्हें पापा जी के कमरे की बेत आराम कुर्सी मुझे बरामदे में रखी देखी। किराएदार ने चाबी लेकर ताला खोला। हो सकता है पापा जी के कमरे में पर्दे और पेंटिंग्स के अलावा कुछ नहीं था। दीवार, अलमारी सब बरामदे में लगे छठे गेस्ट रूम में आ चुके थे।
कमरे का हुलिया देखकर नन्हे को बहुत गुस्सा आया। कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से पापा जी का कमरा सजाया गया था। सुंदर पर्दे, पेंटिंग, कीन की कुर्सियां जिससे मखमल की गद्दी लगी हुई थी, अखबार रखने के लिए तिपाई, एक छोटा टीवी, सारी सुविधा संपन्न बुजुर्ग आज उसके अनप्रसिद्ध गेस्ट रूम में पहुंच गए थे। कल की आई लड़की की हिम्मत देखो उपेंद्र, पापा जी का ये हाल है तो हमारा क्या हाल करेगी बुढ़ापे में। आवेश में प्रभाती नन्ही पूरे घर में घुमाई थी। बाकी घर का हुलिया ठीक ठाक था, नील के ऊपर ही तो उसे बहुत क्रोध आया। उस समय नैनन ने मिलने भगवानी परोसन आ गई। नलिनी को देखकर बोली, तुम्हें ऑटो से उतरते देखा तो चली गई, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम नहीं थी तो तुम्हारे ससुर का तो बड़ा बुरा हाल था। एक दो बार आए मिलने तो जाना, तुम्हारी नई नवेली बहू ने अपने कमरे में बेदखल कर दिया। मैं अक्सर उन्हें बरामदे या लॉन में भटकते देखती हूँ। अब हम लोग उसे कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी आजकल की लड़कियां किसकी सुनती है, कहीं पलटकर मुझे कह देती तो भाई मैं तो ना फंसा पाती। बस तुम्हारे ससुर को देखकर बुरा लगता था। तुम लोगों ने उन्हें इतने आदर से रखा, पर तुम्हारी बहू ने तो वो बोल ही रही थी कि पापा जी की रोजगार आवाज आई। बेटा जी आप मेरे इतने परेशान थे यह जानकर बड़ा अच्छा लगा, पर अपनी परेशानी मुझसे साझा कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। यह सुनकर पड़ोसन हकबका गए और नन्हे सिर पे आंचल रखकर ससुर जी के पांव छूने लगे। आप कहाँ गए थे पापा जी, और अकेले कहाँ से आ रहे हैं। अकेला नहीं हूँ, सो रहा है बाहर, कोई जानने वाला मिल गया है, उसे बात करने लगी। पर ये बताओ तुम लोग आने वाले हो, ये किसी को बताया क्यों नहीं। पापा जी ने पूछा तो उपेंद्र बगल जाते हुए बोले, नन्ही आप लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे। उपेंद्र की बात सुनकर पापा जी कुर्सी से अपनी छड़ी टिकाते हुए बोले, सरप्राइज तो हमें अच्छे से हो गए, पर जाने जाते तुम लोग आने तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना लेते, घर पे मिलते। सब ठीक तो है पापा, उपेंद्र ने चिंता से पूछा। वो बोले, सब ठीक है भाई, डायबिटीज कंट्रोल में है। पापा जी आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब इस छोटे से गेस्ट रूम में। नलिन के पूछने पर वो बोले, अरे अभी इन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू ने मुझे यहाँ भेज दिया। और हाँ बेटा जी, अब पापा जी पड़ोसन के मुताबिक थे, तुम तो भी मेरी बहू के कान भर रही थी, मुझे मेरे कमरे से बेदखल कर दिया। तो सोचो ऐसी हालत में मैं यहाँ दुखी गमगीन सा दिखता और बेटे बहू के नाक में दम कर देता कि जल्दी आओ। सारे अंकल जी मैंने महसूस किया कि सो कह दिया। नलिनी जी से दिक्कत यही है कि हम महसूस करते हुए सही पात्र में नहीं है। तुमने तो जो महसूस किया उसकी चर्चा मुझसे कर लेती, ठीक रहता। अब देखो कैसे बेटे बहू नहीं रह पाए, मेरे बहू के बीच अकेलापन लगता है। नलिनी ने उपेंद्र को इस घर पे सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया है, इतने प्यार सजाया सवारा, पर सच कहूँ तो मेरे कमरे बरामदे और लॉन के बीच की दूरी चलते ऐसे टहलना छूट गया। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं कही पापा जी। नलिनी के कहने पर पापा जी भावुक होकर बोले, संकोच बस ना कर पाया। कैसे कहते बेटे, जिस कमरे में पर्दे के सिलेक्शन के लिए तुम 10 दुकानें घूमी हो, जिसके टोकर के लिए तुम घंटों नेट के सामने बैठी हो, उस कमरे के लिए कैसे कह देता कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तू तो मेरी प्यारी बहू है, फिर तेरी बहू तो मेरी माँ बन गई। वो सीधे बोली, दादाजी आप दिन भर कमरे में क्यों बैठे रहते हो, आलस छोड़िए, बैठे बैठे घुटने और खराब हो जाएंगे। उसने मेरे कमरे से कुर्सी मेज निकालकर बाहर बरामदे में डलवा दिया। मैंने कहा कि लेटने के लिए कमरे तक जाना भारी पड़ता है। तो यह सुनकर बहू बोली, दादी जब तक सर्दी है तब तक आप के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाए। मुझे सही लगा आराम करने के लिए। तलब होने पर बरामदे लॉन से गेस्ट रूम आना सुविधाजनक था। गेस्ट रूम से लॉन बरामदा सब दिखता है। जब मन करता है बरामदे में टहल लेता हूँ, जब इच्छा हो तो लॉन में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ देख लेता हूँ। किराएदार के बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ मन की ऊर्जा भर देती है। किराएदार के बच्चे नीचे खेलते आते हैं तो 2 बातें उनसे भी कर लेता हूँ। छोटा वाला तो रोज नियम से शाम 6 बजे लूडो ले आता है। बूढ़े ना मानो बेटी, ये कमरा छोटा जरूर पर इसमें पुरदा एहसास है, चलने फिरने गिरने का डर नहीं रहता। आस पास की खिड़की दरवाजे मेज कुर्सी का सहारा है, छड़ी की जरूरत नहीं। अरे वाह मम्मी जी आ गई, सहसा सोरा ने प्रतिकूल सोरा में गूंजे। पैर छूते वो चौकी, अरे बताया नहीं आप आ रहे हैं, पता होता तो आज हम हॉस्पिटल ना जाते। नलिन चुप रही तो पापा जी बोले, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सोरा चहकते बोले, आज सरप्राइज का दिन है क्या। मम्मी जी पता है दादाजी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, देख लो मेरी और रंग लाई। पापा के कहने पे सोरा बोली, मम्मी जी बड़े जोर तोड़ किए दादाजी को टहलने के लिए। रोज हम कहते टहलने के लिए तो दादी आजकल टहल कर कहकर टाल देते और कमरे में बंद रजाई ओढ़े से कूदते। दिन इजाल निकलता पापा जी रजाई दीवान कमरे से हटा कर यहाँ डाल दी। अब प्यासे कौवे के पास जाना ही तो होता है। इस कमरे के पास बरामदे होने से इतना
अरे नहीं मानते। बरामदे और की पूरी धूप वसूलते हैं। स्वरा हंस रही थी। पापा जी मुस्कुरा रहे थे पर नलिनी मौन थी। उसे गंभीर देखकर स्वरा की हंसी थम गई। वह कान पकड़ते बोली, सॉरी मम्मी, नील ने पहले ही कहा था कि मेरी हरकत पे मुझे खूब डांट पड़ने वाली है। सोचा था जब आप आएंगे तब तक जनवरी के कड़ाके की सर्दी निकल जाएगी। आपने आने से पहले सारी व्यवस्था पहले जैसे कर दूंगी, पर आप तो बिना बताए आ गई और मेरी खुरापात पकड़ी गई। यह सुनकर नलिनी गंभीरता से बोली, बताकर आती तो मूल्यांकन कैसे करती? किस बात का? सौ ने आचरण से पूछा तो नलिनी बोली, सिक्के के दूसरे पहले का मूल्यांकन। सिक्के का एक पहलू सही तस्वीर नहीं दिखता, ये आज जान लिया। अपने जीवन में कोई कई बुजुर्ग बुजुर्ग जीते हैं देखा है। जब घर बनवाया तभी सोच लिया था कि पापा जी को सबसे बड़ा सुंदर और आरामदायक कमरे देंगे, पर इस चक्कर में हमने पापा जी को कमरे ही बंद कर दिया, साथ ही अकेलेपन से भी। इसको तोड़ निकालना पड़ेगा। सर्दी तक यहाँ ठीक है, पर गर्मियाँ में पुराने कमरे में रहेंगे पापा जी। पापा जी के पुराने कमरे में लाइब्रेरी शिफ्ट करके एक छोटा सा सोफा और क्वीन साइज बेड लगा देंगे। आने जाने वाले पापा जी के कमरे में बैठेंगे ताकि वो रौनक भी रहे और बड़ा कमरा छोटा भी ना लगे और पापा जी का दिल भी लगा रहे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो और बढ़िया आइडिया है। वैसे ज़्यादा दिन में यहाँ रात को वहाँ सो सकते हैं। ये लो एक और आइडिया। उपेंद्र हंसकर बोले तो पापा जी बनावटी दुख के साथ कहने लगे, इसका मतलब कि मुझे दोनों कमरे में देखभाल करनी पड़ेगी। स्वरा हंसकर बोली, और नहीं तो क्या, इसी बहाने आपको एक कमरे से दूसरे कमरे चलना फिरना होगा। कम से कम तो यह तो नहीं कहेंगे कि हाय मेरा घुटना जाम हो गया। अपनी नकल कर दी स्वरा को देख पापा जी मुस्कुराकर बोले, नहीं तेरी बहू बहुत शरारती है। यह सुनकर नलिनी तपाक से बोली, मेरी बहू नहीं पापा जी, आपकी माँ। सब हंसने लगे। इस बीच किराएदार के बच्चे भी गेंद उड़ाने में आ गए, जो पापा जी के 2 कदम पर चलते कतार थे। वो बच्चों को गेंद उठाने के लिए लॉन की ओर बढ़े थे। नन्ही उपेंद्र की हृदय सुखद था। आंटी जी आप चाय पिएगी? स्वरा ने पड़ोसन से पूछा तो वो घर की काम बहुत है कहते हुए उठकर शायद उन्हें भी सिक्के के दूसरे पहलू का भान हो गया। जाते हुए पड़ोसन को नलिनी ने नहीं रोका। उसका ध्यान तो पापा जी की ओर था, जो खिलखिलाते चेहरे के साथ गेंद बच्चे की ओर उछाल रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। धन्यवाद।